हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले आपने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ रखा होगा। वहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस कारण से एक्ट करता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी कोई रेस्ट में होती है, फिर वो बॉडी मोशन में आती है, लेकिन मोशन में किस कारण से आती है, या कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में किस कारण से आएगी। वहाँ पर हमने रीज़न नहीं पढ़ा था, रीज़न बिहाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले रिवाइज करेंगे, आपने रेस्ट पढ़ रखा है। ठीक है, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ए पोजीशन पे है, तो ये लगातार ए पोजीशन पे रहेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे कितना होगा? 0 होगा। अब इस केस में बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 भी हो सकता है। ठीक है, जो बॉडी पे नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। नेट फोर्स का मतलब क्या है? दोनों तरफ से फोर्स। अगर मान लो इस बॉडी पे F1 इधर से लग रहा है, F2 इधर से लग रहा है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं, क्योंकि दोनों सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी अपनी स्टेट पे ही रहेगी। क्लियर हो गया? तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई रेस्ट की कंडीशन। मोशन का मतलब क्या है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट था, मैंने इधर से फोर्स दिया और इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया? अपनी पोजीशन चेंज कर दी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। मतलब कुछ ना कुछ टाइम के लिए इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, कुछ ना कुछ टाइम लगा और कुछ ना कुछ इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया या डिस्टेंस कवर की। तो ये कब हुआ कि बॉडी पर क्या एक्ट किया? एक्सटर्नल फोर्स। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है यहां पे कहीं ना कहीं ये अनबैलेंस्ड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, जनरली हमने मोशन के बारे में पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम पढ़ेंगे रीजन बिहाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो जनरली न्यूटन सर ने बहुत ही प्यारे से लॉ दिए जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एक्शन रिएक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिक से डिफरेंस अभी तीनों में बताएंगे। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा और फ्लो बनाते हैं। ठीक है, फ्लो बनाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कैसे करता है और कोई भी बॉडी पे जो फोर्स एक्ट करता है वो क्या क्या स्टेट चेंज करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फोर्स होता क्या है? फोर्स क्या है? आप जानते हो कि कोई भी बॉडी पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, स्टेट को चेंज करता है, मतलब कोई भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा। मतलब अगर रेस्ट में है तो वो किस में आएगा? मोशन में आएगा। ठीक है, और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा। दोनों केस है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, उसको पे किक मार रहे हैं। जैसे फुटबॉल है, जमीन में पड़ी, मैंने लात मार दी, तो क्या हुआ? बॉडी कुछ ना कुछ देर तक मोशन में आया। या मान लो कोई पर्सन खड़ा है, पीछे से मैंने धक्का दिया, मैंने फोर्स एक्ट किया बॉडी पे, और फोर्स एक्ट करने की वजह से वो बॉडी क्या हुई? आगे शिफ्ट हो गई। ठीक, दूसरा एग्जांपल समझ लो, आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हो और ऊपर से मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, तो आप क्या करोगे? उस पर फोर्स लगाओगे, आप उसको रोकोगे, क्या करोगे? आप उसको पुश करोगे। ठीक है, आप दरवाजा खोलते हो, दरवाजा खोलने के टाइम क्या करते हो? पुश या पुल करते हो। ठीक, तो वहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी स्टेट को चेंज करेगा तो वहां पर बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स होगा। एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट करेगा तभी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी। आई बात समझ में? नेट फोर्स जब तक 0 होगा बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। 2 चीजें याद रखो, बॉडी पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स का मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर 0 है तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। अगर बॉडी पे, ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स, मान लो सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बॉडी क्या करेगी? मोशन करेगी। फॉर एग्जाम्पल
ये बॉक्स रखा है, ठीक है। अब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया। अब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक। तो ये जो बॉडी है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, आगे की तरफ होगा। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूं, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। स्पीड क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं। स्पीड जीरो हो सकती है, क्योंकि स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो सकती है, कभी नहीं होगी। डिस्टेंस जीरो हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट पे ही है, वो भी तब जो कभी मूव ना किया हो। क्योंकि अगर मान लो जैसे मैं आपसे ही कहूँ कि आपका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस क्या है, जब से आप पैदा हुए जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है वो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस मोमेंट पे तो मैं अभी रेस्ट पे हूँ, तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशन जीरो हो गई, लेकिन पीछे का सब क्या होगा, टोटल ऐड होगा या नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। मतलब डिस्टेंस अगर जीरो नहीं है तो स्पीड भी जीरो नहीं होगा। अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं जाएगा, जब जीरो नहीं जाएगा तो नेगेटिव कहाँ से जाएगा। इंटीजर वाला ग्राफ तो पढ़ा है ना, ये जीरो इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो आएगा, ठीक है, जीरो के बाद ही तो नेगेटिव आता है। अब डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है, मतलब डिस्टेंस जीरो हो सकती है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब। लेकिन नॉर्मली मैं ह्यूमन का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मैं हूँ, ठीक है। हम लगातार कितनी जगह ट्रेवल करके आए, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी वो सब क्या हो जाता है, ऐड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ठीक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और तो वेलोसिटी भी क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर है। वेलोसिटी स्पीड भी क्या है, स्केलर है। क्लियर हो गया। अब इतने पॉइंट्स तो क्लियर हो गए, ठीक। जिसको ना पता हो वो नोट करते हुए लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जब कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो वो बॉडी क्या करती है, मोशन या अपनी स्टेट को चेंज करती है। तो पहली चीज तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि फोर्स होता क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या तो हम कोई ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचें या अपने से दूर लेके जाएं, उसको क्या बोलते हैं, फोर्स। समझ में आया। पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली डिफाइंड एज फोर्स। क्लियर हो गया। दिक्कत कोई, इतना यहां तक समझ में आ गया। रब करें, फिर थोड़ा और आगे बात करते हैं। अच्छा बच्चों, लगे हाथ ये भी बता दो कि जो फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, और जिसको डिटेल में पता हो वो डिटेल में आंसर दो भैया। देखो, फोर्स इज स्केलर और वेक्टर। बताओ जल्दी, बताओ बताओ भैया। फोर्स जो होता है, फोर्स जो होता है, क्या हो रहा भाई, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जब दोनों चीजें हैं तो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। आई बात समझ में। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो फोर्स है, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, ठीक है। चेंज द, अभी बताया, चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, या तो रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में आएगा, या मोशन से रेस्ट में आएगा, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द shape and size of an object, size of an object। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता है, ठीक है। बॉटल ली, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, बॉटल क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। बैलून लो, बैलून पे मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करूँ, बैलून फूल जाता है नॉर्मली, ठीक है। क्लियर हो गया। आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग पे अगर दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो वो कंप्रेस होगा, और दोनों को खींच रहा हूँ, ठीक है,
तो खींचने से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स एक एक्ट कर रहा है स्प्रिंग पे, एक इधर कर रहा है, तो वो खींचेगा, इलोंगेशन होगा, ठीक है। वहाँ पर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन पास पास आना, रेयरफैक्शन दूर दूर जाना, कंप्रेशन पास पास, रेयरफैक्शन दूर दूर। आई बात समझ में? तो वहाँ पर भी क्या है, क्या करता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिक सी चीज है। आपने देखा है क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट देख लो, नॉर्मली क्या करते हैं, सामने से बॉल आती है और मैं किक करता हूं ऐसे बैट से, तो बैक से किक करने के टाइम पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? बहुत सारे एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैडमिंटन का ले लो, कोई सा भी ले लो, तो डायरेक्शन हम चेंज करते हैं डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी बहुत सारे केसेस हैं फोर्स के, तो बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। अब यही फोर्स आगे चल के डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। अभी हम फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल बात कर रहे हैं। फोर्स यहाँ पे सब डिवाइड है दो पार्ट में। पहला है बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक। बैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चों? बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स इज जीरो, मतलब एफ नेट जो है वो कितना होगा, जीरो होगा। ये पॉइंट याद रखना। कंडीशन के समझाने के लिए, कंडीशन को समझाने के लिए ऐसे समझ लो, मैं रफ करने वाला हूं, रफ कर दूं, इधर रफ कर दूं, ठीक है। देखो अब बैलेंस फोर्स का केस समझते हैं। केस फर्स्ट, यहां पे हमने क्या किया, एक फलक्रम मान लिया, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, फलक्रम। ये मेन पोजीशन है, सेंटर मान लो, ठीक है। और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक यहां पे रखा है, इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है। दोनों का मास नॉर्मली नियरली सेम ही है, ठीक है। जो यहां पर फोर्स लग रहा है और जो यहां पर फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स और F2 फोर्स, दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बराबर है। अब यहां पे सुनो, क्या ये ऑब्जेक्ट, ठीक, क्या करेगा, एक तरफ टिल्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, सेम अमाउंट का है। मतलब मैग्नीट्यूड जो फोर्स है वो कैसा है, सेम है। मतलब जो नेट होगा, एफ नेट होगा, वो क्या करेगा, आपस में कैंसिल आउट कर देगा या नहीं कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये केस फर्स्ट था, मतलब जहां पर दोनों इंडिविजुअल फोर्स वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। जितना यहां फोर्स लग रहा है उतना यहां लग रहा है, इसीलिए कैसा है, स्टेबल कंडीशन में, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का भी मतलब क्या होता है, जिस केस में एफ नेट कितना होता है, जीरो होता है। यहां तक कोई दिक्कत? इतना नोट करो, एक मिनट रुकना। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब यहां पर क्या है, लिखो एक पॉइंट, यहां पे पॉइंट डाल के लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन्स सेम, ठीक। मतलब इसमें F1 किसके बराबर आ गया, F2 के बराबर। अब मान लो अगर ये 60 kg है, यहां पर भी ये 60 kg है, ठीक, तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो तो सेम ही लगेगा। अब मान लो यहां पर भी F1 पे 60 kg पे फोर्स लग रहा है, यहां पर भी इस वाले B पॉइंट पे भी क्या लग रहा है, जो सॉरी क्या बोल दिया, जो F1 है मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों तरफ सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से F1 किसके बराबर है, F2 के।
तो ये बॉडी क्या करेगी, लगातार स्टेबल कंडीशन में रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? आगे बढ़े, इसको रब करने वाले हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब देखो केस 2 देखो, केस सेकंड है, ये है अनबैलेंस्ड फोर्स का। किसका है? अनबैलेंस्ड फोर्स का। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, जो एफ नेट है वो 0 नहीं होगा। मींस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा, जिसकी वजह से या तो F1 F2 से बड़ा होगा या F2 F1 से बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इस वाले केस में F1 F2 के बराबर था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलो समझाते हैं केस से। देखो ये क्या है, फलक्रम मेन पोजीशन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और दोनों की सेंटर से, इस मेन पोजीशन से दूरी है ये r। ठीक है, सेंटर से जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है दोनों पोजीशन पे, ये a पोजीशन मान लो, ये b पोजीशन मान लो। ठीक है, इसका भी वेट 60 kg मान लो, यहाँ पर भी 60 kg मान लो। अब मान लो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है 20 न्यूटन का और इधर F2 लगा रहा है 50 न्यूटन का। दोनों का वेट सेम है और दोनों सेंटर से सेम दूरी पे हैं, लेकिन यहां पर तुम्हें देख रहा है कि जो F2 है वो ज्यादा है किससे, F1 से। मींस F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये ऑब्जेक्ट किधर झुकेगा, ग्रेटर फोर्स की तरफ। ठीक है, जिस तरफ फोर्स ज्यादा है वहां तरफ क्या करेगा, ये झुकेगा। क्लियर हो गया? ऐसा ही तो होता है। ठीक, अब सेकंड केस समझो, ये थोड़ा दिक्कत वाला है। सेकंड केस हम समझते हैं ऐसे, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर 60 kg का और एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ये भी 60 kg का है। ये दे रहा है F1 बराबर दे रहा है 20 न्यूटन और ये दे रहा है F2 बराबर 20 न्यूटन। ध्यान से सुनना, ये दूरी है 2r और यहां से यहां दूरी है r। देखो इस पोजीशन से जहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कितनी है, 2r है, और यहाँ से ये वाली दूरी कम है। अब तुम नॉर्मल मुझे बताओ कि कौन सा ए वाला, जो ए वाला रीजन है, ये वाला ब्लॉक झुकेगा या ये वाला झुकेगा, बी वाले रीजन वाला, बताओ। जबकि दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये किस तरफ झुकेगा, बस मुझे इतना बता दो। देखो सेंटर से लेके इस वाले रीजन पे दूरी ज़्यादा है, तो यहां पर कम फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर हमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटर के पास है। आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये दरवाज़ा जब आप खोलते हो, ठीक है, ये दरवाज़ा हो, आप इस, ये क्या होता है, हैंडल होता है, आप हैंडल पे फोर्स अप्लाई करते हो। यहां पर आपको कम फोर्स देना पड़ेगा। मान लो इस पोजीशन पे F1 फोर्स है, तो यहां पर कम फोर्स देना पड़ेगा और ये क्या, दरवाज़ा क्या होगा, आसानी से खुल जाएगा। अब मान लो ये यहाँ पर हैंडल लगा हो, हैंडल यहाँ पर हो, ठीक है, यहाँ पर हैंडल हो इस वाली रीजन पे, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, ये एक्सिस है, इसकी एक्सिस से ये वाली दूरी, इस वाले पॉइंट की दूरी क्या है, कम है, और ये वाली दूरी ज़्यादा है। एक्सिस से, सेंटर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वहाँ पर हमको कम फोर्स देना पड़ेगा। ये इसकी एक्सिस है, ये वाला रीजन। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये r है, ज़्यादा दूरी है। ठीक, ये दूरी मान लो कम है। ठीक है, ये वाली दूरी ये r है, ये दूरी 2r है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स दूँ, देखो यहाँ पे फोर्स दे रहा हूँ, ज़्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे कम, तो मतलब दूरी बढ़ने से फोर्स कम बढ़े लगेगा। ठीक है, और दूरी जितनी कम होगी हमको उतना ही ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे समझो, दो ऑब्जेक्ट पास पास हैं, उनको दूर करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो चीज़ पहले से ही दूर है उसमें थोड़ा फोर्स, तो वो आसानी से दूर हो जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मतलब इस एक्सिस से ये जो दूरी है ये ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, ये दूरी कम, यहाँ पे फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? वैसे ही कुछ यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, इस सेंटर पॉइंट से ये वाली दूरी ज़्यादा है
तो इस वाले रीजन पे कम फोर्स देना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ की दूरी कम है तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि ये झुकेगा कौन सा वाला, ए रीजन वाला ब्लॉक झुकेगा या बी रीजन वाला झुकेगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।